मकारी की है, पता था हमने डाके डाले हैं, इसलिए इसको 8 साल तक लटकाया गया। और आज आप देखें कि जैसे ही फैसला आया है उसका आपकी मईशत पर कितना मुस्बत असर पड़ा है कि डॉलर 7 या 8 रुपए सस्ता हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क में खिलवाड़ किया है, जो तबाहकारियां की हैं, जब भी उनके खिलाफ कोई फैसला आता है या उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो स्टॉक एक्सचेंज यूं उठ जाती है, डॉलर यूं नीचे चला जाता है, क्योंकि इस शख्स की ज़ात का, इसकी पार्टी का पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की सालमियत पे एक मनफी असर है। तो ये जो 8 साल इस मामले को आपने लटकाया और जिसको फवाद साहब उजलत कहते हैं, फवाद साहब आपकी अकल पर मातम करने का दिल करता है। इंसान बेशर्म हो एक हद तक हो, मगर आपकी कोई हद नहीं है। आप जिस कश्ती में बैठते हैं उसको डुबोने के भी मुर्तकिब आप हैं। और आज जब उजलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर 8 साल आपके लिए उजलत है तो फिर आपसे बेशर्म शख्स पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई होगा। ये 8 साल, ये स्टे ऑर्डर्स और दायरा इख्तियार की बात एक तरफ, आपने कहा कि इस मामले को सीगा राज में रखा जाए। आपकी तहरीरी एप्लीकेशंस, तहरीरी दरखास्तें ऑन रिकॉर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने भी और अदालतों के सामने भी, कि इस मामले को मंजर आम पर ना लाया जाए, अवाम को इस केस की आगाही ना हो, इसको सीगा राज में रखें। क्यों जी? खान साहब, आप क्या समझते हैं अपने आप को कि आप इतने लाडले हैं कि आप चोरी चकारी करेंगे और उसके बाद उस मामले को सीगा राज में रखने की दरख्वास्त करेंगे और वो भी मंजूर होगी? जब देखा कि ताखीरी हरबे काम नहीं आ रहे, जब देखा कि हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, वो केस की तफसीलात मजीद खुलती जा रही हैं, तो फिर कहा कि सीगा राज में रखें। वाह, ये है इंसाफ का दोरा मेयार जिसकी आदत खान साहब को पड़ी हुई है। वो चाहते ये हैं कि बाकियों के साथ तो नाइंसाफ़ी भी हो और इंतहा की हो, और जब अपना मामला आए, चोरी साबित हो जाए, तो कहा जाए कि इसको सीगा राज में रखें। कितनी मासूमाना ख्वाहिश है। अब जब आपने 8 साल इस केस को इल्तवा का शिकार रखा है, तो ये 8 साल के अंदर जो तफसीलात सामने आई हैं और जो फैसला सामने आया है, मैं नहीं समझता कि इससे मजीद क्लियर फैसला आ सकता था, क्योंकि इतने साल लगे उन तफसीलात को सामने आते हुए, जिसमें ये बात साबित हुई कि आपने 5 एफिडेविट अपने दस्तखत के साथ जमा कराए हैं। अब एक तरफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, इकामे पर एक वजीर आज़म घर भी जाता है, डिस्क्वालीफाई भी होता है, पार्टी की सरबराही से भी हटाया जाता है, सजा भी होती है। दूसरी तरफ आपने मिस डिक्लेरेशन की है, आपने कंसीलमेंट की है, आपने हकायक छुपाए हैं, और आपने बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, आप MNA थे जब आपने ये 5 एफिडेविट दस्तखत करके जमा करवाए। तो मैं ये मुतालबा रखना चाहता हूं कि आगे जो कानूनी चाराजोई होनी है और जो इस केस ने आगे अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना है, इमरान खान साहब फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह के तौर पे मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि वो चोरी के मुर्तकिब हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बाकी पूरी दुनिया के लिए इंसाफ का एक अलहदा मेयार रखें और अपनी ज़ात की बारी आए तो आप चोरी भी करें, उसको तस्लीम भी करें, उस पर फिर बाद में झूठ भी बोलें
और पार्टी के सरबराह भी रहें, आपको फिलफौर पार्टी की सदारत से, पार्टी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और ये जो मैंने सवाल उठाया है, मुझे बताया जाए कि ये रुमिता शेट्टी कौन है, मुझे बताया जाए ये इंदर दोसांझ कौन है, मुझे बताया जाए कि ये वीरल लाल कौन है, मुझे बताया जाए ये बैरी सी स्नैप्स कौन है, मुझे बताया जाए ये माइकल लेन कौन है, मुझे बताया जाए ये चिरंजीत सिंह कौन है, मुझे बताया जाए ये वर्षा लथड़ा कौन है। यानी गजब खुदा का, इसमें कुछ भारतीय नजाद अमरीकी शहरी हैं, कुछ भारतीय शहरी हैं, कुछ इसराइली हैं, कुछ अमरीका में मुकीम यहूदी शहरी हैं। मुझे ये बताया जाए कि ये क्या वैसे ही आपकी पार्टी को फंड भेज रहे थे, इतनी मोहब्बत थी इनको आपसे। ये ताने बाने कश्मीर के सौदे से मिलते हैं खान साहब। मैं ये मुतालबा भी रखना चाहता हूं कि जब खान साहब ने अमेरिका का दौरा किया और वापस आए और उनको एयरपोर्ट पे हार पहनाए गए और कहा गया कि मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूं, और उसके चंद रोज बाद भारत ने कश्मीर को स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, कश्मीरी शहरियों के हकूक सल्ब कर लिए, तो खान साहब के उस दौरे के जो निजी मुलाकातें थी उसकी तफसीलात भी मंजर आम पर आनी चाहिए। पता लगे कि ये वहाँ जो उस दौरे के दौरान जो इनकी निजी मुलाकातें थी, जिन लोगों से ये मुलाकातें कर रहे थे, क्या एजेंडा था कि आप भारतीय शहरियों से फंडिंग लेते हैं, अमरीकी नजाद भारतीयों से फंडिंग लेते हैं, यहूदियों से, इसराइलियों से फंडिंग लेते हैं, और आप एक दौरा करते हैं और उसके चंद रोज बाद कश्मीर जो है उसको स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये ताने बाने कहीं और मिलते हैं। और जो पाकिस्तान में एक इसराइली त्यारा लैंड किया और एक वफ्द आया और आपके लोगों से मुलाकात की, क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं? ना सिर्फ ये, आपके पार्टी ओहदेदारों का एक डेलीगेशन वो इजराइल गया, वहां पर मुलाकातें हुई। तो ये मामला इतना सादा नहीं है कि ममनुआ फंडिंग हुई, गैर मुल्की फंडिंग हुई, आपने खैरात के नाम पे कुछ पैसा लिया जो आपने अपनी ज़ाती अखराजात, ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, और ये जो भारतीय, इजरायली और जो बाकी ममालिक के शहरी हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये कौन लोग हैं? और देखें, पूरी दुनिया में ये रिवाज है कि पार्टीज को लॉबीज फंड करती हैं। जब बाहर के मुल्कों में इलेक्शन होते हैं तो कुछ लॉबीज जो अपनी कुछ पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहती हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की वहां फंडिंग करती हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि आपने जो फंडिंग ली है, जिसमें अमरीकी, इजरायली और भारतीय शहरी शामिल हैं, ये आपने जब कश्मीर का सौदा हुआ, ये उसके एवज आपको फंडिंग आई। क्या आज एक क्लिप चलाया फवाद चौधरी साहब ने किसी पाकिस्तानी खातून का, उनकी अपनी ओहदेदार है। अब बात यहां आ गई है कि अपनी ही पार्टी के ओहदेदारों के क्लिप चला रहे हैं कि जी मैं मेहनत मजदूरी करती हूं, हक हलाल की रोजी कमाती हूं, मैंने पैसे खान साहब को भेजे थे। ओ भाई फवाद साहब, अगर हिम्मत है तो रुमिता शेट्टी का क्लिप चलाओ, अगर हिम्मत है तो इंदर दोसांझ का क्लिप चलाओ, अगर हिम्मत है तो वीरल लाल का क्लिप चलाओ, अगर हिम्मत है तो बैरी सी स्नैप्स का क्लिप चलाओ, अगर हिम्मत है तो चिरंजीत सिंह का क्लिप चलाओ, या बताओ कि ये इन लोगों ने जो पैसा दिया किस मकसद के लिए दिया। ये तारीके इंसाफ वालों को आदत पड़ गई है कि छोटे मोटे क्लिप चलाते। इनकी एक आदत थी, ये कागजों के पलंदे लाया करते थे मीडिया पे। शिदात अकबर साहब यहां बैठ के
इसी जगह पे खुदा का करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे खिलाफ किया करते थे, इतने इतने कागजों के पलंदे होते थे। आज निहत्ते फवाद को देख के मुझे थोड़ा तरस भी आया। ना कोई कागज, ना कोई कलम, ना कोई जवाज, ना कोई दलील, और अपनी ओहदेदार का क्लिप चल रहा है। तो भाई साहब वो 5 एफिडेविट ही दिखा देते जिसपे आपके लाडले चेयरमैन के सिग्नेचर मौजूद हैं। लाइंग अंडर ओथ परजरी। आपको पता है कि फौजदारी कानून के तहत 7 साल सजा है कैद की सिर्फ इन झूठे एफिडेविट्स के ऊपर। बाकी तो चले, बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, बतौर एमएनए, डिस्क्वालिफिकेशन और सजा अपनी जगह पर ये 5 एफिडेविट जो आपने 2009 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में जो दिए हैं, इसका जवाब तो देना होगा। और ये जो आप आके आज मासूम सी बुझी हुई शक्ल बना के दलाइल दे रहे थे, तो आपने क्यों जिक्र नहीं किया इन भारतीय शहरियों का, इजरायली लॉबी का, उन यहूदियों का जिन्होंने आपको फंड किया है? असल में खैरात खाने का प्रॉब्लम तो पुराना है। खैरात तो हमेशा खाई है, मगर वो और मकासद के लिए खाई थी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे फंडिंग है, इसका एक कानून मौजूद है, कानून के अंदर सजा तजवीज़ है। आपकी ना सिर्फ आपको ना अहली का सामना करना पड़ेगा, सजा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत आपकी सियासी जमात डिसॉल्व होगी। ये इस मामले को आप इतना सादा ना लें कि फंडिंग आई। ये तहकीकात होंगी और इस पे कानूनी चाराजोई पे अभी मशावरत चल रही है। तो ये जो कश्मीर के मामलात हैं, जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आपके दोस्त यार आपके साथ बातचीत कर रहे थे, ये सारे मामलात सबके सामने हैं। और आपको फरार होने की कोई राह नहीं देंगे, क्योंकि आप आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू फरमाई, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि हम ये बात तस्लीम करते हैं कि कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तैनात किया था, तजवीज़ आपकी तरफ से आई थी। मगर अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिसकी भी तैनाती करें, उससे ये तवक्को रखें कि वो गैर कानूनी काम करके आपके हक में फैसला देगा। अब वो दिन चले गए जब आप मनमानियां करके अपने हक में फैसले लिया करते थे। आपको जवाब देना होगा, एक एक पाई का जवाब देना होगा। इनको आदत पुरानी खैरात की इसलिए है कि अभी तक वो जवाब भी नहीं आया कि ये बनी गाला का महल कैसे बना। कभी कहते हैं मैंने फ्लैट बेचे, आप इंटरव्यू देख लें, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था एक दो नामवर एंकर्स को कि मैंने फ्लैट बेचा था, मैंने मॉर्गेज लिया था, मेरी साबका अहलिया ने मुझे कर्जा दिया था। तो ये गोल्ड स्मिथ से तो आप पैसे लेते थे। असल में कंफ्यूज हो गया ना, सादा आदमी है। उसने कहा गोल्ड स्मिथ से मैं पैसे ले सकता हूं, तो ये बैरी सी स्नैप्स से भी ले सकता हूं, फिर तो इंद्रजीत दोसांझ से भी ले सकता हूं। सारी उम्र ये शख्स खैरात पे पला है, मगर तमाम हदें पार कर दी जब मुल्क दुश्मनों से खैरात लेकर इसने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल की और इस मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया। ये लेता रहता खैरात, खाता रहता खैरात के पैसे, और हमें इंपोर्टेड कहने वाले के बच्चे इंपोर्टेड हैं। हमें कहता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। आपका एक एक बाल इंपोर्ट में डूबा हुआ है। सारी उम्र बरतानिया के आप जब वहां पे काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, मैं मजीद तफसीलात में नहीं जाना चाहता। आपके बच्चे इंपोर्टेड हैं। क्या वो मियां वाली के पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं जो आप आके हमें दर्स देते हैं? यहां पे गरीब के बच्चे को सड़क पे लड़वाते हैं और अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है। बच्चे इंपोर्टेड, फंडिंग इंपोर्टेड, एजेंडा इंपोर्टेड, और ताना हमें है। खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में
आज तक पाकिस्तान की तारीख में आपसे ज्यादा इंपोर्टेड लीडर नहीं आया। कई आए हैं, चले गए हैं, मगर जितने इंपोर्टेड आप हैं कि आल औलाद ही इंपोर्टेड है, माल इंपोर्टेड है। बनी गाला का घर जिन पैसों से बना है वो भी बाहर से आए हैं। तो ये कभी किसी सियासी लीडर ने पैसे लेकर मुल्क की सालमियत को दांव पे नहीं लगाया। आप वाहिद शख्स हैं जिन्होंने कश्मीर को दांव पे लगाया, जिन्होंने मुल्क दुश्मनों से पैसे लिए। तो ये नाम बताएं ना कौन है, चुप क्यों हैं? सबकी जबानें बंद हैं। ना फरूख हबीब जवाब दे रहे हैं, ना फवाद चौधरी जवाब दे रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, अपनी ओहदेदार का ही वो क्लिप चल रहा है। वो बेचारी पता नहीं कहां से उन्होंने पकड़ ली है, वो बार बार वही क्लिप चलाई जा रहे हैं। रुमेता शेट्टी का क्लिप लाएं, इंदर दोसांझ का क्लिप लाएं, भारतीयों और इजरायलियों के क्लिप चलाएं और बताएं कि ये तो कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो 351 कंपनीज ने आपको फंड किया, उनके क्या एजेंडा था। आपका दिल करे तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को भेज के मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों की इज्जतें उछालें। ये सिर्फ वो कर सकता है जो यहूदी और भारतीय फंडिंग पर पला हो। ये कोई मुहिब्बे वतन मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। आपके साथी आपके कान में कहते हैं इस्लामी टच दो, इस्लामी टच। हम इस चीज में यकीन नहीं रखते, जो दिल में बात होती है वो करते हैं। खान साहब, पार्टी अगर आप ये इनकी क्लिप आज चला दें तो बहुत अच्छा है, मगर मैं ये मुतालबा दोबारा रखना चाहता हूं कि आप पार्टी की सरबराही से फिलफौर मुस्ताफी हों और बाकी जो तफसीलातें पब्लिक करें। कुछ चाय वालों के भी अकाउंट हैं, बेचारे जो दफ्तर में चाय पिलाते थे, बावर्ची थे, उनका क्या होगा? ये 5 एफिडेविट अपनी जगह पर, जिन लोगों ने आपके दफ्तर का बावर्ची, आपके दफ्तर का नायब कासिद, चौकीदार, अगर आपने फंडिंग ही लेनी थी तो पार्टी के अकाउंट में लेते। जो अकाउंट छुपाए गए हैं, कंसील किए गए हैं, तो ये आपके मुलाजमीन उसमें शामिल हैं। ये खुदा का करना है, ये वक्त का धारा है कि इधर बैठ के एक शख्स ललकार के कहता था कि मुलाजमीन के नाम पे पैसा आया है, साबित नहीं हुआ। आपके मुलाजमीन के अकाउंट से पैसा निकल आया। जो कोई गैर कानूनी मकरू हरकत हो सकती थी इस फॉरेन फंडिंग केस में निकली है। आपको तो चलें पार्टी की सरबराही से भी इंशाल्लाह हाथ धोना पड़ेगा, आपको नाअहली का भी इंशाल्लाह सामना करना पड़ेगा, आपको इंशाल्लाह सजा भी होगी और इंशाल्लाह आपकी पार्टी वो भी डिसॉल्व होगी, क्योंकि ये तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। और ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा कि मियां नवाज शरीफ इकामे पे घर चले जाएं, मियां नवाज शरीफ को सजा हो जाए और वो तनख्वाह जो ली ना हो उसको एसेट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो आपके तो अपने दस्तखतों के साथ 5 एफिडेविट मौजूद हैं। जब पलड़े के अंदर एक ऐसा कागज आएगा जिसमें बेटे से तनख्वाह नहीं ली होगी और दूसरी तरफ 5 एफिडेविट आएंगे, भारतीय फंडिंग आएगी, इजरायली फंडिंग आएगी, कश्मीर का सौदा आएगा, खैरात खाने, ज़कात खाने के सबूत आएंगे, सियासी मकासद के लिए ली गई फंडिंग को ज़ाती इस्तेमाल में लाने के सबूत आएंगे, तो खान साहब आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ये बता दें तारिक साहब के इलेक्शन कमीशन ने गैंग जो है वो आपकी कोर्ट में फेंक दिया। 3 दिनों में हो गए, हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप ये बता दें कि अमली तौर पर आपने क्या किया, क्या पार्टी बैन होने जा रही है, क्या रेफरेंस नायाली का इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं, क्या डिसीजन किया हुकूमत? देखिए, अभी कानूनी मुशावरत जारी है, फैसले की कॉपी मौसूल हो चुकी, उसका तफसीली बगौर जायज़ा लिया जा रहा है और इंशाल्लाह पक्का बंदोबस्त करेंगे। कच्चा हाथ नहीं डालने लगे, तो इसमें कानूनी मुशावरत जितनी ज़्यादा हो जाए और जितनी सिक्का बंद हो उतना बेहतर है। तो मुशावरत का अमल जारी है, जैसे ही कोई हिकमत अमली तय होगी आपको उससे आगाह कर दिया जाएगा। देखिए, अभी कानूनी मुशावरत क्योंकि जारी है और जी देखिए, अभी वो उसकी तफसीलात जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। बात यह है कि एक फ़ैसले को 8 साल लगे आने में, इसकी आगे जो कानूनी स्ट्रेटजी है वो 2-3 रोज़ तो उसमें लग ही जाते हैं, तो इंशाल्लाह उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। सागर साहब, इस फैसले
फैसले के बाद कुछ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो क्या अपनी सीटों से रिजाइन करने के लिए भी जा रहे हैं, ऐसी भी कोई आपके पास इतलात है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े पुरुमीद हो गए हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी कहा है कि पंजाब में अगर वजारत नहीं मिलती मत लो, क्योंकि पार्टी की चेयरमैनशिप हमारे घर आ रही है। ये मुझे कुछ गैर मुसद्दक़ा इतलात मौसूल हुई हैं इस हवाले से, तो वो बहुत पुरुमीद हो गए हैं पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए। बाकी इस्तीफ़ों की जहाँ तक बात है, इस पार्टी की एक रिवायत है, 2014 के धरनों में इस्तीफ़े दिए, तनख्वाहें लेते रहे, TADA लेते रहे, मेडिकल बिल्स अपने अप्रूव करवाते रहे, मरात लेते रहे, मगर इस्तीफ़े मंजूर नहीं करवाए। अभी भी हमने ज़बरदस्ती 11 इस्तीफ़े इनके मंजूर किए हैं। अगर इतने ये हैं तो आए बाकी इस्तीफ़े मंजूर करा के दिखाएं, कभी नहीं कराएंगे। ये एक एक पाई के मुताज लोग हैं। ये सरकारी पैसे को उस तरह चूसते हैं जिस तरह कोई खून चूसा जाता है। अभी भी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो KPK हाउस में की है। कभी पेशावर चले जाते हैं, खान साहब के घर पे आप तस्वीरें देखें, जो मिनरल वाटर की बोतलें पड़ी हैं वो PM हाउस की बोतलें हैं। जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो जो बोतलें बनाता है वो सिर्फ सरकारी महकमों में आपको नजर आती हैं। बनी गाला में बोतलें वो तक पड़ी हैं। तो जो शख्स खैरात पे पलता हो, सरकारी सॉरी आज भी सरकारी पानी पी के वो जी रहा है। देखिए, उसके या तो कोई सबूत हों या उस हवाले से कोई तहकीकात उन्होंने करवाई हों या उस इल्ज़ाम की आगे परसूंस के अंदर कोई दस्तावेजी सबूत आए हों। ऑब्वियसली अगर ये इल्ज़ाम था तो कोई पैसा बाहर से आया होगा। तो अभी भी मोस्ट वेलकम, अगर तरीके इंसाफ ये केस आगे परसू करना चाहती, मैं उनको दावत देता हूँ कि ज़रूर कर लें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ना माजी में ले जाना चाहता हूँ। 2018 में हमने जब हुकूमत छोड़ी तो महंगाई 4% पर थी, डॉलर लगभग 120-125 पे होगा और ग्रोथ जो थी वो 5.8 पे थी। ये IMF से पहले मुआहदे में ताख़ीर करके मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, अल्लाह ना करे कोई भी ख़ुदकुशी करे, हम नहीं चाहते, मगर ये 4 से 14% उस खुदकुशी ना करने की वजह से महंगाई हुई है। महंगाई हमने नहीं की, हमें आए अभी 4 माह हुए हैं जिन्होंने ये महंगाई की, जिन्होंने मईशत को तबाह किया। 4 वज़राए ख़जाना बदले, पहले असद उमर साहब को मौका दिया, फिर पीपल्स पार्टी के 2 साबका वज़राए ख़जाना को ले आए। तो बात यह है कि इस मुल्क में जितनी तबाही हुई है उसके मुर्तकिब तो ये खुद हैं। तो आज आपने देखा कि इनके फैसला जैसे ही आया है उसके साथ ही डॉलर जो है वो 8 रुपये गिर गया है। तो ये जैसे जैसे इन पे सख्तियाँ मजीद होंगी आप देखेंगे कि मईशत में एक मुस्बत रुझान देखने में आएगा। देखिए, वो ऑप्शन मौजूद है, तमाम ऑप्शन खुले हैं। मरबूत एक और जामिया कानूनी हिकमत अमली मरतब की जा रही है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बहुत मजबूत चीज़ है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। तो अब तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। तो अब कोई छुप नहीं सकेगा किसी बहाने के पीछे कि जी हमने ये काम नहीं किया। आखिरी सवाल सोहेल। देखिए, वो पार्टी फैसला करेगी जब भी करेगी, मगर बात यह है मियाँ साहब की बात इसलिए की है, मियाँ साहब की बात इसलिए की है कि इंसाफ का जो दौरा मयार है जिसमें एक केस को चंद माह में डिसाइड किया जाता है और एक केस को 8 साल में डिसाइड किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि चंद माह में डिसाइड होने वाले केस में अगर 7 साल कैद की सज़ा हो गई थी तो जो 8 साल जिसको लगे उसमें कम से कम
20 साल की सजा तो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सारे दोस्त तशरीफ रखे हैं। ऐसे इकबाल साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर पेन